हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्री मेडिको। माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसके लास्ट 10 ईयर आए हुए एमसीक्यू नीट के और इसके मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरी पोर्शन जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये डायग्राम ये हार्ट का है। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमंस के, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, राइट एट्रिया में सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ओपन होगा। ओके, सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रिया में ओपन होगा। राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा। लंग्स से आएगा पल्मोनरी वेन्स में। जो पल्मोनरी वेन्स 4 इन नंबर में होती हैं, 4 इन नंबर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कि पल्मोनरी वेन नंबर 4 होता है। तो ये पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया ओपन होगा। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? ये एओर्टा में इंटर कर जाएगा। एओर्टा से ये बॉडी में चला जाएगा। ओके, एओर्टा टू बॉडी जाएगी। ये मोटा मोटा हो जाता है इसका। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो राइट एट्रिया में राइट अपर कार्नर पर ये एसए नोड पाया जाएगा और लेफ्ट लोअर कार्नर पर राइट एट्रिया में एवी नोड पाया जाता है। दिस इज एवी नोड, दिस इज एसए नोड। एसए नोड को क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। ओके, और एवी नोड से कहाँ जाएगा? एवी नोड से ये बंडल ऑफ हिच में जाएगा। बंडल ऑफ हिच कहाँ पे जाता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में बंडल ऑफ हिच पाया जाएगा। बंडल ऑफ हिच ये है, हार्ट में पाया जाता है। क्वेश्चन है कि बंडल ऑफ हिच कहाँ पाया जाता है? ये हार्ट में पाया जाता है। बंडल ऑफ हिच डिवाइडेड इनटू 2 नॉन एज किसमें 2 भाग डिवाइड होगा। ये हो जाएगा पुरकिंजे फाइबर। ओके, क्वेश्चन क्या बनेगा कि पुरकिंजे फाइबर कहाँ पाया जाता है? ये हार्ट में पाया जाएगा या वाल ऑफ वेंट्रिकल में पाया जाएगा। ओके, तो वेंट्रिकल्स में ये जो मसल्स आप देख रहे हो, दिस इज 3 फिलर्स। ये 3 मसल्स होते हैं, इनको मसल्स क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल्स पाई जाती है हार्ट में। कहाँ पाई जाती है? पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल हार्ट में पाए जाएंगे। इसके ये पिलर से क्या जुड़ा रहता है? ये टेंडन एराइज होते हैं इस मसल्स के। ये टेंडन जो है क्या है? इनको कार्डा टेंडनी बोला जाता है। टेंडन ऑफ पैपिलरी मसल्स होते हैं ये। ओके, किससे जाकर जुड़ते हैं? ये वाल्व से जुड़ते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व से जुड़ते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता है? राइट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल क्या? बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर 2 पिलर्स है, 1 पिलर्स 2 पिलर्स, ये 2 कस्पेराइज होते हैं। ओके, नेक्स्ट तो हम लोग डिस्कस करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का। ब्लड क्या होता है? ये ब्लड फॉर्म बाय फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट, थ्री सब्सटेंसेस का ब्लड फॉर्मेशन होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है? ये टोटल 50% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा बनाता है। ओके, ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं एंड सम फ्लूइड मैट्रिक्स। ओके, तो प्लाज्मा का 92% प्लाज्मा का वाटर होता है। और क्या प्लाज्मा किसका बना होगा? सब न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड पाए जाएंगे। सब न्यूट्रिएंट हो जाएंगे प्लाज्मा में। और सब मिनरल्स, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, ये क्या है? सब मिनरल्स पाए जाते हैं। एंड प्रोटीन, तो प्लाज्मा किसका बनेगा? वाटर, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स एंड प्रोटीन का बना होगा। 6 to 8% प्रोटीन हो जाती है इसमें प्लाज्मा में। और प्रोटीन कौन कौन सी होगी, उनका फंक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो 3 टाइप ऑफ प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में। फर्स्ट फाइब्रोजन, सेकंड ग्लोबुलिन, थर्ड एल्बुमिन। ओके, तो फाइब्रोजन क्या होता है? प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाई जाती है, ये क्लॉटिंग और कोगुलेशन में हेल्प करता है। ये क्लॉटिंग फैक्टर है। ये ऑलवेज इनएक्टिव फॉर्म इन ब्लड। जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ये ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करेगा फाइब्रिनोजन। वेरी इंपॉर्टेंट, फाइब्रोजन का फंक्शन क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ओके, नेक्स्ट आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या है? ये प्रोटीन होती है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये डिफेंस में हेल्प करती है। ये तो ग्लोबुलिन ये टोटल 5 टाइप की होती हैं। क्या? GAM
डी, गेम्ड, याद करने का तरीका क्या है, गेम्ड। ओके, जी फॉर IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। IgG ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉलेस्ट क्या क्रॉस कर सकता है, क्रॉस प्लेसेंटा। IgA ये क्या, मिल्क में सिक्रेशन होता है या सेक्रेटरी एंट्री बॉडी बोलते हैं, सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन बोला जाता है। ओके, IgM ये लार्जेस्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट IgM। ओके, एंड IgE ये क्या करता है, एलर्जिक रिस्पांस में हेल्प करता है, ये एलर्जी में हेल्प करेगा। एंड IgD पाया जाता है, ये इम्यूनोग्लोबिन डी। तो फर्स्ट फॉर्म अगर पूछेगा सबसे पहले कौन सा बनता है, तो सबसे पहले जो बनेगा वो किसी भी इंफेक्शन के प्रति IgM बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट IgM बनेगा, ये लेट फॉर्म होगा। ये क्या होगा, IgG लेट फॉर्म, IgG ये लेट में बनता है इन्फेक्शन से, और ये सबसे पहले फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, फर्स्ट फॉर्म हो जाता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन, सबसे पहले IgM बनता है, लेट में IgG बनता है। इसीलिए किसी भी इन्फेक्शन का होता है तो IgM, डेंगू IgM कुछ भी चेक किया जाता है तो IgM चेक किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन सी है, एल्ब्यूमिन्स। ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या होती है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट फार्म एलिमेंट में क्या आता है, जो कि 45% ब्लड का बनाते हैं, 45% ब्लड का फार्म एलिमेंट फॉर्मेशन करता है। तो इसमें क्या होता है कि इरिथ्रोसाइट, ओके, इरिथ्रोसाइट या आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट, ये तीन तरीके के फार्म एलिमेंट हो जाते हैं ये। ओके, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट क्या है, आरबीसी होता है, ये पूरे ब्लड में मैक्सिमम पाया जाता है, ये मैक्सिमम अमाउंट में कौन होगा, इरिथ्रोसाइट पाया जाएगा, 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, मतलब 50 से 55 लाख पर क्यूबिक mm ये पाए जाते हैं, ये इरिथ्रोसाइट। ओके, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, और ये बाई कॉनकेव शेप में होते हैं ये। ओके, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कितना होगा, नॉर्मल पर्सन में, ये नॉर्मल पर्सन में 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है हीमोग्लोबिन की वैल्यू। ओके, इनका लाइफ स्पेन आरबीसी का 120 डे होता है, और ये डिस्ट्रॉय कहाँ पर होते हैं, आरबीसी में। आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय होती है, स्प्लीन में, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। स्प्लीन को वेरी इंपॉर्टेंट की ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो स्प्लीन में क्या पाया जाता है, स्प्लीन में दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प। जो स्प्लीन में व्हाइट पल्प होगा वो लिम्फोइड टिश्यू होता है, जो रेड पल्प होता है दो तरह होते हैं, एक साइनोसॉइड हो जाएगा, दूसरा कॉर्ड्स ऑफ विल्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्ड ऑफ विल्रोथ कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन बनता है कि कॉर्ड ऑफ विल्रोथ कहाँ पर होगा, रेड पल्प ऑफ स्प्लीन, कॉर्ड ऑफ विल्रोथ पाया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इरिथ्रोसाइट हो गया, एंड नेक्स्ट ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इनकी वैल्यू 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होती है, ये कलरलेस होते हैं, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है ये। ओके, तो ल्यूकोसाइट दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट ग्रेन्युलोसाइट, सेकेंड एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मीन्स ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, एक ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। तो हम लोग ग्रेन्युलोसाइट को देखते हैं, ग्रेन्युलोसाइट में क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ये तीन तरीके के होते हैं, फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, याद रखिए कि न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स सारे डब्ल्यूबीसी में मैक्सिमम इन डब्ल्यूबीसी, ब्लड में नहीं, न्यूट्रोफिल्स सारे डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट में मैक्सिमम न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है, कितना होगा 60 से 65% होगा। ये फैगोसिटिक नेचर का होगा, डिफेंस में हेल्प करता है न्यूट्रोफिल्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट स्टोफिल्स, स्टोफिल्स 2 से 3% पाया जाएगा, और एलर्जिक रिस्पांस या पैरासिटिक इन्फेक्शंस में ये पार्टिसिपेट करता है, किसमें, इस्नोफिल्स
एलर्जिक रिस्पांस या पैरासिटिक इन्फेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट आता है क्या, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स लीस्ट होता है, सारे WBC में सबसे कम कौन पाया जाएगा, बेसोफिल्स होगा। 0.5 to 1% के आसपास होता है ये, ठीक है। और ये क्या सिक्रेट करता है, ये 3 सब्सटेंसेस को सेपरेट करता है। क्या सिक्रेट करेगा, 3 सब्सटेंसेस। फर्स्ट हिस्टामाइन, सेकेंड हिपेरिन, थर्ड सीरोटोनिन। 3 चीजों को सिक्रेट करता है कौन, बेसोफिल्स। हिस्टामाइन वैसोडायलेटर होता है, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, सीरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ये तीन की तीनों क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाउ कमान ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट क्या होगा, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। 2 होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट लिम्फोसाइट क्या होंगे, ए ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। ओके, तो मोनोसाइट 6 to 8% होता है और ये लार्जेस्ट होता है। मोनोसाइट क्या है, लार्जेस्ट है, 6 to 8% है ये, और ये फैगोसिटिक इन नेचर होता है ये। ओके, नेक्स्ट लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सेकेंड मैक्सिमम पाया जाएगा, मीन्स 20 से 25% लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। और ये 2 होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। वेरी इंपॉर्टेंट कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट हो जाते हैं। बी लिम्फोसाइट फार्म एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट क्या फॉर्म करेगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए क्या प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस या ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। जबकि टी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है या साइटोटॉक्सिक सेल्स होगा। ये ऑर्गन रिजेक्शन में हेल्प करता है कौन, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या टी सेल्स। किसमें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, टी लिम्फोसाइट। इसलिए क्या प्रोड्यूस करेगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय टी लिम्फोसाइट। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम ऑन, नेक्स्ट फार्म एलिमेंट इज थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट नोन एज प्लेटलेट। प्लेटलेट कहाँ बनता है, फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट सेल ऑफ बोन मैरो। किसका, मेगा कैरियोसाइट सेल ऑफ बोन मैरो से फॉर्म होगा। और 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm होते हैं ये, मतलब एक क्यूबिक ब्लड में कितना होगा, 1.5 लाख से 3.5 लाख इनकी काउंटिंग होती है, नॉर्मल काउंटिंग होती है। और क्या करते हैं, हेल्प इन क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म एलिमेंट, आरबीसी, प्लेटलेट, eosinophils। दिस इज बायलोब न्यूक्लियस, eosinophils एलर्जिक रिस्पांस में हेल्प करेगा। बेसोफिल्स, दिस इज ब्लू कलर एंड मल्टीपल ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे बेसोफिल्स में। ब्लू कलर्स मैक्सिमम ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। स्टेनिंग में ब्लू कलर्स लेता है, बेसिक स्टेन लेगा और ये ब्लू कलर का दिखाई देगा, मैक्सिमम ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। ओके, बेसोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस कैरेक्टरिस्टिक है, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 मींस 6 to 7 लोब तक ये न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं। 3 to 6 लोब तक नॉर्मल न्यूक्लियस होते हैं, तो मल्टी लोब न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल्स का हो जाएगा। दिस इज किडनी शेप न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट एंड किडनी शेप न्यूक्लियस इन मोनोसाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किडनी शेप न्यूक्लियस एंड लार्जेस्ट इन मोनोसाइट। मल्टी लोब न्यूक्लियस neutrophils, maximum granules basophils, bilobed nucleus eosinophils, and T lymphocyte, B lymphocyte, cell mediated immunity, humoral immunity. Okay, clear? Now come on, blood groups and donor compatibility. Okay, तो blood group एंटीजन ऑन आरबीसी, तो क्या है, एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी पर क्या पाया जाएगा, एंटीजन पाया जाता है। और प्लाज्म क्या होगा, एंटीबॉडी पाई जाएगी। ओके, तो ब्लड ग्रुप ए जो नेम होगा वही एंटीजन होगा, तो ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए, बट अपोजिट वाला एंटीबॉडी पाया जाता है। तो याद रखने का तरीका है कि सेम ब्लड ग्रुप नेम का सेम एंटीजन पाया जाएगा, बट एंटीबॉडी अपोजिट की पाई जाएगी। ओके, क्लियर? तो ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, और कौन दे सकता है ए को देने वाला या तो ए देगा या तो ओ देगा। ओके, क्लियर? मतलब ए ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है, या तो ए से लेगा या तो ओ से लेगा। क्लियर? ब्लड ग्रुप बी हैज एंटीजन बी बट एंटीबॉडी ये अपोजिट नेम एंटीबॉडी, सेम नेम एंटीजन। ओके, किसको कौन इसको ब्लड बी वाले को कौन दे सकता है, या तो बी ब्लड ग्रुप देगा या तो
ओ ब्लड ग्रुप वाला डोनेट कर पाएगा, मतलब बी किससे ले सकता है, या तो बी से लेगा या तो ओ से लेगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है ए बी ब्लड ग्रुप। एंटीजन बोथ पाए जाएंगे, एंटीजन सारे पाए जाएंगे, बट नो एंटीबॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, नो एंटीबॉडी, क्योंकि दोनों एंटीजन तो आ गए था, अपोजिट क्या बचा, अपोजिट कुछ बचा ही नहीं, तो एंटीजन तो सारे पाए गए ना, इसलिए एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। तो ये कौन किससे किससे ले सकता है, ये सबसे ले सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो किसी से भी ले सकता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट ब्लड ग्रुप ओ, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, नेम का एंटीजन है नहीं, तो कोई भी एंटीजन नहीं है, बट एंटीबॉडी दोनों पाई जाती है, एंटीबॉडी ये एंटीबॉडी दोनों पाई जाएगी, इस वजह से केवल ओ से ले सकता है, बाकी और किसी से नहीं ले सकता है ये। ओके क्लियर, तो ओ क्या हो जाता है, यूनिवर्सल ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप, याद रखिएगा, आगे वन स्टेप एक्स्ट्रा पूछेगा, ओ पॉजिटिव को नेगेटिव, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, याद रखिए ए बी नेगेटिव नहीं, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके क्लियर, नेक्स्ट कोagulation ऑफ ब्लड, फैक्टर 8, फैक्टर को क्या बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोला जाता है। पहला क्वेश्चन, डिफिशिएंसी क्या होगा, हीमोफिलिया ए काज करता है, फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी हीमोफिलिया ए हो जाएगा। फैक्टर 9 को क्रिस्मस फैक्टर बोला जाता है, क्रिस्मस फैक्टर बोलते हैं, डिफिशिएंसी हीमोफिलिया बी होगी, हीमोफिलिया ए डिफिशिएंसी फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी से, हीमोफिलिया बी फैक्टर 9 की डिफिशिएंसी क्रिस्मस फैक्टर। ओके, फैक्टर 10 को स्टुअर्ट फैक्टर बोलते हैं। तो कोagulation ऑफ ब्लड में प्रोथाम्बिन थ्राम्बिन में कन्वर्ट होता है, किसके द्वारा, थ्राम्बोकाइनेज एंड विटामिन के प्रेजेंस में प्रोथाम्बिन थ्राम्बिन में कन्वर्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको याद करना पड़ेगा ये सारे के सारे, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कोagulation ऑफ ब्लड में प्रोथाम्बिन से थ्राम्बिन में कौन कन्वर्ट करता है, विटामिन के और थ्राम्बोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में प्रोथाम्बिन थ्राम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब थ्रोम्बिन क्या करता है, ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन कन्वर्टेड बाय थ्रोम्बिन एंड कैल्शियम के प्रेजेंस में, कैल्शियम को फैक्टर 4 बोलते हैं, कैल्शियम और थ्रोम्बिन मिल करके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। फाइब्रिन क्या होता है कि आरबीसी के जाल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, और उसमें आरबीसी वगैरह ट्रैप होकर के क्लॉट फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, दिस इज ब्लड क्लॉटिंग इज ए 13 स्टेप ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिएक्शन होती है कंप्लीट, और इसको कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। तो कैस्केड प्रोसेस रिलेटेड विथ ब्लड क्लॉटिंग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, दिस इज नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट, जो आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, वो मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा हूँ। ओके, दिस इज प्लाज्मा किसको बोलते हैं, ब्लड माइनस कार्पसल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लडेड, कोई भी फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होगा, ब्लड से निकाल दें तो प्लाज्मा हो जाएगा, मींस ब्लड माइनस कार्पसल्स नोन एज प्लाज्मा, पहला आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लिम्फ क्या होता है, पूछता है लिम्फ क्या है, लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ओके, लिम्फ क्या होता है, ब्लड से मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट है लार्जर प्रोटीन, लार्ज प्रोटीन लिम्फ में नहीं पाई जाती, स्मॉल प्रोटीन पाई जाती है। तो मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट आरबीसी, प्लेटलेट एंड सम डब्ल्यूबीसी ले सकते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट एंड लार्जर प्रोटीन इसमें एब्सेंट होते हैं, ब्लड से निकाल दें तो ये लिम्फ हो जाएगा। तो लिम्फ मतलब प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी बोल सकते हैं, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी ले लिया जाए तो ये लिम्फ हो जाएगा। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम क्लियर। ये टिश्यू, ये सेल से सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने कौन होता है, ये लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड होता है ये। ओके, तो प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी इज इक्वल टू लिम्फ, या ब्लड माइनस मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट प्लस लार्जर प्रोटीन इज इक्वल टू लिम्फ हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है सीरम। सीरम क्या होता है, क्योंकि सीरम से बहुत से जितनी भी डिजीज डायग्नोस की जाती है सीरम से यूज की जाती है, मींस प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया जाए तो सीरम बन जाएगा, प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी जोड़ दिया जाए तो लिम्फ हो जाएगा, प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया जाए तो सीरम हो जाएगा। ओके, तो क्या बोल सकते हैं, ब्लड माइनस कार्पसल्स प्लस क्लॉटिंग फैक्टर, अगर निकाला जाए कार्पसल और क्लॉटिंग फैक्टर दोनों को निकाल दिया जाए तो सीरम बन जाएगा। ओके,
नेक्स्ट नेक्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब प्लाज्मा से प्रोटीन, सारी प्रोटीन को निकाल दी जाए तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेकिन प्लाज्मा से केवल क्लॉटिंग फैक्टर निकाला जाएगा तो सीरम बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीरम और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या अंतर है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कोई भी प्रोटीन नहीं पाई जाएगी, बट सीरम में केवल क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाएगा, बाकी अदर प्रोटीन्स पाई जाएंगी। ओके, तो ब्लड माइनस कार्बसल प्लस आल प्रोटीन, कार्बसल प्लस आल प्रोटीन निकाल दें तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाएगा। ओके, तो आप इसको क्लोर को रिलेट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार थिंकिंग करोगे तो क्लियर हो जाएगा। प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस कार्बसल्स। ओके, प्लाज्मा बन गया। अब प्लाज्मा के साथ अगर WBC लिया जाएगा तो लिम्फ हो जाएगा, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया जाएगा तो सीरम हो जाएगा। अब प्लाज्मा से प्रोटीन निकाल देंगे सारी तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाएगा। ये याद करने का तरीका है, आप लोग इसको देख करके अच्छे से थिंकिंग करके नोट्स बनाएं, याद कीजिए, सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन निकल जाएंगे। नेक्स्ट, दिस इज डायग्राम ऑफ हार्ट। ओके, इस डायग्राम में मैं आपको हार्ट के सारे क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं, सारे क्वेश्चंस इस रफ डायग्राम में मैं आप लोगों को बता दूंगा ये कि हाँ क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, और आपको हार्ट संबंधित स्ट्रक्चर संबंधित कभी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं होगा। बस इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से देख लेना बस केवल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हार्ट हम लोग का 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। ओके, दिस इज राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, दिस इज 4 चैम्बर। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग राइट एट्रिया को डिस्कस करेंगे। राइट एट्रिया में क्या क्या पाया जाता है? राइट एट्रिया में इंफीरियर वेना केवा, ये कहाँ से ब्लड लाता है? ये बॉडी के लोअर लिम्ब या लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी से ब्लड लेकर के आएगा, राइट एट्रिया में ओपन होगा। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर वेना केवा हेड एंड नेक रीजन से सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रिया में लाएगा। ओके, क्लियर, राइट एट्रिया हो गई। अब राइट एट्रिया टू लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, राइट एट्रिया टू लेफ्ट एट्रिया, और क्या होगा? राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया के बीच जो सेप्टम पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? 2 एट्रिया के बीच सेप्टम है तो क्या बोलेंगे इनको? इंटर एट्रियल सेप्टम। ये आपको रटना नहीं है कि इंटर एट्रियल सेप्टम नाम है। 2 एट्रिया के बीच है तो इंटर, 2 एट्रिया के बीच है तो एट्रियल, इंटर एट्रियल सेप्टम आपको रटना नहीं है, कहाँ पाया जाएगा? 2 एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर जब छोटा बच्चा होता है तो दोनों एट्रिया आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो ये इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? इन चिल्ड्रेन, इन फीटस, जब एम्ब्रियो होता है तो इस फीटस में ये जो ओपनिंग होती है इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल या फोसा ओवेलिस या फोसा ओवेलिस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फोरामेन ओवेल कहाँ पाया जाएगा? 2 एट्रिया के बीच में पाया जाता है। ओके, क्लियर, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रिया में क्या ओपनिंग होगी? लेफ्ट एट्रिया में पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आती है? ये लंग से आती है, ये लंग से पल्मोनरी वेन। इसमें पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है? ये ऑक्सीजनेटेड वेन को कैरी करता है। ये पल्मोनरी वेन लंग से आ रहा है ना, तो ऑक्सीजनेशन होने के बाद आएगा। और ये 4 इन नंबर, कितना नंबर होता है पल्मोनरी वेन का? ये 4 इन नंबर होते हैं ये, ठीक है, ये 4 नंबर में होते हैं पल्मोनरी वेन्स। ओके, इंटरएट्रियल सेप्टम हो गया। अब एट्रिया में, राइट एट्रिया में और एक्स्ट्रा क्या पाया जाता है? राइट एट्रिया में दिस इज राइट अपर कॉर्नर, ऐसे नोट, दिस इज राइट एंड अपर, राइट अपर कॉर्नर पर क्या पाया जाएगा? ऐसे नोट, पेसमेकर बोलते हैं, जो कि इंपल्स को जनरेट करेगा। और लेफ्ट लोअर कॉर्नर, राइट एट्रिया के दिस इज लेफ्ट लोअर कॉर्नर, लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर क्या है? ये एवी नोड है, जो कि क्या करता है? इंपल्स को कंडक्ट करता है, ऐसे नोड से एवी नोड के पास आता है। ओके, तो ऐसे नोड को पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। ओके, क्लियर, एक ट्रैक की कहानी हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं वेंट्रिकल के पास। ओके,
ठीक है। अब एट्रिया, दिस इज एट्रिया। एट्रिया से वेंट्रिकल में, एट्रिया से वेंट्रिकल के बीच में कौन सा सेप्टम पाया जाएगा? एट्रिया से वेंट्रिकल। तो एट्रिया से वेंट्रिकल के बीच क्या बोलेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकल, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नेम रटना नहीं है, तो आप लोग थिंकिंग कर याद हो जाएगा। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि दोनों बीच में पाया जा रहा है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम हो जाएगा। तो ये दोनों साइड है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। बट राइट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है ये एट्रियो वेंट्रिकल, यहाँ पर ये इसमें एक वाल्व पाया जाता है। ये वाल्व में क्या होते हैं? 3 कस्प होते हैं। 3 कस्प पाए जाएंगे। 1 2 3 कस्प होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राई कस्पिड वाल्व बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व इसको बोल देते हैं। ओके, तो राइट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वाल्व। रटना नहीं है, डायग्राम देखकर याद करना है। 1 2 3 कस्प है तो ट्राइकस्पिड वाल्व बोल देते हैं इसको। अब लेफ्ट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल 1 2 ही कस्प है तो इसको क्या बोलते हैं? 2 कस्प है तो बाई कस्पिड वाल्व, या कौन सा? मिट्रल वाल्व इसको बोला जाता है। इसको बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व इसको बोल दिया जाता है। ओके, कस्प क्लियर हो गया। अब यहाँ पर वेंट्रिकल्स में और क्या होता है? वेंट्रिकल्स में ये मसल्स है। ये दिस इज मसल्स, दिस मसल्स नोन एज पैपिलरी मसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, पैपिलरी मसल्स कहाँ पाई जाएंगी? वेंट्रिकल्स में पाई जाएंगी। वल्ली वेंट्रिकल्स, पैपिलरी मसल्स। ये डाइट वेंट्रिकल में 3 पैपिलरी मसल्स के पाए जाते हैं। 3 पैपिलरी मसल्स के ग्रुप नोड्स पाए जाते हैं ये। ओके, इन 3 पैपिलरी मसल्स जो पिलर है, यहाँ से ये दिस इज एक एक कस्प से जाकर के तीनों पिलर्स अटैच हो जाते हैं प्रत्येक कस्प से। तो ये 3 पिलर्स पाए जाएंगे पैपिलरी मसल के। 1 2 3 पिलर्स पाए जाएंगे, तीनों से कस्प अटैच होते हैं। ये टेंडन अटैच होता है, इस मसल का टेंडन अटैच होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको टेंडन है ना ये, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? काडा टेंडनी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? काडा टेंडनी। इसको काडा टेंडनी बोल दिया जाता है। ये दिस इज काडा टेंडनी बोला जाता है। तो काडा टेंडनी राइट में 3 लेफ्ट में 2। अगर किसी भी कंडीशन में ये काडा टेंडनी या वाल्व ये डिस्ट्रॉय या कम वीक काम करेगा तो ये फंक्शन क्या होगा? ये ब्लड बैकफ्लो होना शुरू हो जाएगा वापस में। ओके, काडा टेंडनी क्या करता है? वाल्व को राइट एट्रिया में बैकफ्लो से प्रिवेंट करता है ये। ओके, नेक्स्ट, ये राइट वेंट्रिकल से कौन सा वो निकलता है? पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट टू लंग के पास लेकर जाती है, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो वाल्व पाया जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, इसको क्या वाल्व बोलते हैं? सेमी लूनर वाल्व बोला जाता है। सेमी लूनर वाल्व कहाँ पाया जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में पाया जाता है। और ये एओर्टा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है। ये एओर्टा क्या करता है? ये बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो ये पल्मोनरी वाल्व कहाँ होगा? ये एओर्टा में होगा और पल्मोनरी आर्टरी में पाया जाएगा सेमी-लूनर वाल्व। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बनता है ये। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पोजीशन आती है कि इंटर एट्रियल सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब नेक्स्ट सेप्टम क्या बचता है कि 2 वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होगा, क्या बोलेंगे? 2 वेंट्रिकल के बीच में, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये सेप्टम, इस सेप्टम क्या बोलेंगे? इंटर, 2 वेंट्रिकल के बीच में क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आप लोग रटना नहीं है, बस फील करो कहां पर है ये। 2 वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल दिया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि ये इंपल्स एसएल नोड से जनरेट होकर के एबी नोड के पास आई।
ओके, एवी नोड के पास आएगी, एवी नोड इम्पल्स कहाँ जाएगी, ये आएगी, दिस इज बंडल ऑफ एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच, यहाँ पर ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ये यहाँ पर ये दिस इज बंडल ऑफ एज। ओके, बंडल ऑफ एज 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी और ये आकर के वेंट्रिकल को सप्लाई करनी शुरू कर देती है। ओके, बंडल ऑफ एज कहाँ पाया जाएगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में बंडल ऑफ एज पाया जाएगा और ये बंडल ऑफ एज आगे डिवाइड होकर राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर बोला जाता है ये। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, पुरकिंजे फाइबर ये हो जाएगा। पैपिलरी मसल्स वेंट्रिकल में पाई जाएगी, पुरकिंजे फाइबर पाया जाएगा, बंडल ऑफ एज पाई जाएगी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ये पाई जाएगी। ओके, तो ऑल क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं ईसीजी पर डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ दी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए रटते हो ईसीजी, कि ईसीजी हमको रटना है, रट कर के ईसीजी आप निकाल लोगे, तो रट कर के ईसीजी नहीं, मैं आपको यहाँ ईसीजी सिखा दूंगा कि ईसीजी आप देख करके निकालोगे, रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल। कोई क्वेश्चन जितने एनसीईआरटी में आपको सिंगल क्वेश्चन एनसीईआरटी के रटने नहीं है, थ्योरी कि ईसीजी का क्या है, पी क्या करता है, क्यूआरएस क्या, टी क्या है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस केवल आप देख लो, सीख लो, रटना नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम लोग आते हैं अपने हार्ट पर ईसीजी के लिए। ओके, दिस इज राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ईसीजी में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये पी वेव कहाँ से आती है, दिस इज नाउ दिस इज पी वेव पर आते हैं। तो ये जब ये क्या है, ये एसी नोट, AV नोट, दिस इज बंडल ऑफ एज। ओके, बंडल ऑफ एज ये क्या है, पुरकिंजे फाइबर। ओके, इसमें क्या है कि पी वेव कहाँ से आता है, दिस एट्रिया, जब ये ऐसे नोट से आता है, ये इम्पल्स ओरिजिनेट होगा, कहाँ आएगा, एवी नोट के पास आएगा। एवी नोट के पास आते वक्त क्या होगा, ये सारे एट्रिया में ये क्या इम्पल्स क्या करेगा, सारे एट्रिया में ये इम्पल्स को देगा। जब सारे एट्रिया में देगा इम्पल्स, ऐसे नोट से चलने के बाद इम्पल्स जब जाएगा तो क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो पी वेव कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, एट्रिया से ओरिजिनेट हुआ। तो डीपोलराइजेशन इसको बोलते हैं। तो डीपोलराइजेशन मतलब इम्पल्स, आप लोग न्यूरो में पढ़े हो कि डीपोलराइजेशन स्टेट को क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट इम्पल्स बोला जाता है। तो ऐसे नोट से जब इम्पल्स चलती है तो सबसे पहले एट्रिया में है, तो एट्रिया को सारे एट्रिया में इम्पल्स को फैलाएगी। तो जब सारे एट्रिया में इम्पल्स जाएगा तो एट्रिया सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है तो पी वेव ओरिजिनेट होता है। और तो पी वेव क्या ओरिजिनेट होगा, पी वेव ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ड्यू टू डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ओके, पी वेव ओनली रिलेटेड विथ एट्रिया। ओके, तो पी वेव किससे रिलेटेड है, डी पोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो एट्रिया में जब जाएगा तो एट्रिया क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, एट्रिया सिस्टोल में जा रहा है, आर एट्रियल सिस्टोल। ओके, आर या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये रटना नहीं पड़ेगा कहाँ से आया है। तो पी वेव क्या है, एट्रिया में ये इम्पल्स जाने से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुई तो पी वेव ओरिजिनेट हुई, ये पहला वेव पी था। ओके, ठीक है। अब इम्पल्स कहाँ पर आए, इम्पल्स अब आती है एवी नोट, एवी नोट इंटर करती है कहाँ पर, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आती है, वेंट्रिकल में इंटर करती है। जब ये वेंट्रिकल में इंटर करेगी बंडल ऑफ एज में आएगी। बंडल ऑफ एज क्या है, नर्वस सिस्टम को बहुत तेजी से कंडक्ट करता है। तुरंत ये बंडल ऑफ एज क्या करेगा, ये 2 भागों में डिवाइड कर देगा वेव्स को। 2 भागों में जब ये डिवाइड कर देगा, राइट एंड लेफ्ट साइड पुरकिंजे फाइबर में जाना शुरू हो जाएगा वेव्स। जब ये जाता है, ओके, तो क्या है कि यहाँ पर मसल्स तो अगर इधर तो कैविटी है, तो मसल्स बीच में क्या है, बीच मसल्स इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बीच में स्मॉल अमाउंट ऑफ मसल्स है। तो ये यहाँ से नहीं कंडक्ट होते, ये यहाँ से आता है इम्पल्स। यहाँ से क्या होता है, इम्पल्स ये ऊपर की ओर जाना शुरू करता है, ये ऊपर की ओर। ओके, जब इम्पल्स ये माइनस ये प्लस, इम्पल्स से माइनस से प्लस की ओर जाती है, तो ये प्लस ये माइनस को जितने भी रहते हैं तो हमेशा डिपोलराइजेशन क्या होता है, सब सारे माइनस प्लस में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। तो जब ये प्लस से माइनस की ओर इम्पल्स
सब प्लस कन्वर्जन होता है, तो ये वेव्स ऊपर की ओर पॉजिटिव वेव फॉर्म होती है। बट ये क्या है इम्पल्स, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में वेव्स ऊपर की ओर जा रही हैं, वेव्स इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को मस्कुलेचर जो उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऊपर की ओर जाती हैं। तो ये क्या है, ये निगेटिव की वेव प्रोड्यूस होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के लिए। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के लिए की वेव फॉर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से क्यू वेव्स आती है। ओके, अब नेक्स्ट उसके बाद ये जो मस्कुलेचर बची हैं, ये जो मस्कुलेचर बची हैं बेस ऑफ हार्ट की, ये क्या होती हैं, ये वेव्स आने के बाद जो वेव्स यहाँ तक पहुंच गई थी अब ये नीचे की ओर आती हैं, तो ये वेव्स ऐसे फैलना शुरू हो जाती हैं। ओके, तो ये बेस ऑफ हार्ट की ओर चलती हैं, तो इसके थ्रू ये क्या करते हैं कि पूरे हार्ट में अब डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो जाएंगी, तो ये आर वेव प्रोड्यूस करती हैं ये। ओके, तो आर वेव किसके लिए है, वेंट्रिकल्स के लिए है, क्यू वेव इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के लिए, आर वेव वेंट्रिकुलर मसल्स के लिए है। ओके, बट नेक्स्ट क्या है कि जो यस वेव कहाँ जाती है, अब जो वेव्स आ रही थी नीचे साइड जा रही थी, जो वेव्स नीचे साइड ऐसे ऐसे जा रही थी, अब इसको मसल्स को तो ऊपर भी है ना, तो क्या करती हैं ये मसल्स में ये ऊपर की ओर जानी शुरू हो जाती हैं, तो इनका डायरेक्शन क्या हुआ, ऊपर हो गया, ये क्या है प्लस नीचे है, तो ये यस वेव प्रोड्यूस होती है जो कि ये निगेटिव वेव्स हो जाती हैं ये। ओके, क्यों, क्यू वेव्स ऊपर यस वेव्स ऊपर, तो निगेटिव साइड फेस कर रही है ना ये क्यू और एस, इस वजह से ये क्यू और एस ये निगेटिव वेव्स हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट अब क्या आता है कि पी वेव एट्रियस आ गया, क्यू वेव इंटरकुलर सेप्टम्स आ गया, आर वेव सारे हार्ट मसल्स आ गया, बट यस वेव ये अपर साइड ऑफ वेंट्रिकल्स की वजह से यस वेव प्रोड्यूस हुआ, बट अब टी वेव प्रोड्यूस होना है। तो सबसे थिकेस्ट पोर्शन अब क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की बाल सबसे थिकेस्ट होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे थिकेस्ट होती है। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे थिकेस्ट है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या होता है कि आर वेव्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं, आर वेव प्रोड्यूस हो गई, तो अब क्या आता है यस वेव तक आ चुके हम लोग, यस वेव तक यहाँ पहुंच चुके, बट ये जो प्लस यहाँ तक आया था तब यहाँ से क्या होता है कि ये दोबारा से निगेटिव होनी शुरू होती है, तो यहीं से क्या होता है ये वेंट्रिकल अब रिलैक्स जाने लगता है, तो टी वेव प्रोड्यूस होती है ये। तो टी वेव फ्रॉम कहाँ से, ये वेंट्रिकल की वाल से जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो टी वेव प्रोड्यूस होता है। तो टी वेव किससे रिलेटेड है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, तो टी वेव वनली वेंट्रिकल के रिलैक्स से रिलेटेड है। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन को रीपोलराइजेशन, टी वेव ये प्रोड्यूस हुई वेंट्रिकल के बेस पर, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल या रिलैक्सेशन हो गई, रिलैक्सेशन पर हो गई, रिलैक्स हो गई। ओके, क्लियर हो गई, या क्या डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स, इतनी चीजें हैं, रिलैक्स हो गई, डिपोलराइज हो गई या डायस्टोल में आ गई, रिलैक्स हो गई। ओके, सिस्टोल कंट्रैक्शन का था, डायस्टोल का है ये। ओके, क्लियर। तो जो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स था, ये क्यूआरएस किसके लिए था, आर किसके लिए था, आर किसके लिए था, क्यूआरएस एक कंप्लीट वेव्स बन गई ना ये क्यूआरएस, ये किसी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए था ना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तो आर वेव प्रोड्यूस हुई थी, तो आर क्यूआर किसके लिए है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल आर डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल आर, और क्या है ये एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल बोल सकते हैं या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। ओके, क्लियर हो गई। तो जब ये आती हैं तो पी वेव कहाँ से प्रोड्यूस हुई, पी वेव आई एट्रिया से, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से ये पी वेव्स आई। ओके, क्लियर। तो एट्रियल
डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कंट्रैक्शन हो गई। उसके बाद क्यूआरएस कहाँ, वेंट्रिकल से प्रोड्यूस हुई, वेंट्रिकल से प्रोड्यूस तब वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल रिलैक्स करती है तो यहीं पर टी वेव प्रोड्यूस हो जाती है, तो टी वेव जब प्रोड्यूस होगी तो क्या रिलैक्स हुई तब प्रोड्यूस हुई, तो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा। इतने क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको यहाँ से याद करोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। ओके नेक्स्ट, ईसीजी, टी वेव, एट्रियल डिपोलराइजेशन, क्लियर, एट्रिया के लिए ओनली पी वेव या एट्रियल सिस्टोल या एक्साइटेशन और कंट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, क्लियर। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक कंप्लीट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होता है तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है, जितनी बार वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होगा उतना क्यूआरएस प्रोड्यूस होगा। तो क्यूआरएस इज इक्वल टू क्या, हार्ट बीट बोल सकते हो, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काउंट करके हार्ट बीट या हार्ट रेट काउंट किया जा सकता है। ओके, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या काउंट हार्ट रेट को काउंट करेगा या वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन शो करेगा या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये वेंट्रिकल के लिए है ओनली, एक्साइटेशन है कंट्रैक्शन है तो वेंट्रिकल के लिए है। ओके क्लियर। अब टी वेव, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, ओके, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के लिए या रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स के लिए है ये। ओके, इंड ऑफ द टी वेव क्या मार करेगा, इंड ऑफ सिस्टोल खत्म हो चुका है तब जाकर भी टी वेव प्रोड्यूस हुआ है। ओके क्लियर। नेक्स्ट, ये आप लोगों का रटना नहीं पड़ेगा, वहां से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, एबनॉर्मलिटी ऑफ ईसीजी की, फ्लैट टी वेव किस मिलता है, O2 सप्लाई टू हार्ट मसल जब नहीं मिलेगी तो कोरोनरी इस्चेमिया हो जाएगी। कोरोनरी इस्चेमिया मतलब कि हार्ट मसल्स को ब्लड नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्लड नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिला तो कंट्रैक्शन बंद हो जाएगा तो फ्लैट टी वेव्स आएगा। ओके, टाल टी वेव्स किस मिलता है, ये के प्लस या पोटेशियम की एक्सेस में टाल टी, वेरी इंपॉर्टेंट, टाल टी वेव ये एक्सेस पोटेशियम में मिलता है, मतलब हाइपर कैलेमिया में टाल टी वेव मिलेगा। एचटी सेगमेंट एलिवेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है कि एचटी सेगमेंट क्या है, कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो हार्ट अटैक बोलते हैं, जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एचटी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है, इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं या हार्ट अटैक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसीजी वाइडेन मींस ब्रेडिकार्डिया स्लो हार्ट रेट, ईसीजी नारो या टैकीकार्डिया फास्ट हार्ट रेट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, दिस इज डायग्राम ऑफ द डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब कि हार्ट में ब्लड आता है तो पहले लंग में जाएगा फिर दोबारा हार्ट में आ जाएगा, अब हार्ट से बॉडी में जाएगा, बॉडी में टिश्यू में जाएगा, बॉडी टिश्यू से फिर हार्ट में आ जाएगा, तो दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। pulmonary circulation and this is known as, जब ये बॉडी सप्लाई होगा तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन इसको बोलते हैं, इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं इसको। ओके, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स, हार्ट टू लंग, लंग टू बॉडी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, तो ये क्या वेन्स, वेन्स का लुमेन क्या है, लुमेन बिग, बहुत ज्यादा लुमेन है, वाइडर लुमेन है ये। स्मूथ मसल्स क्या है, लेस है ये, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाएगा वेन्स में, वाल्व प्रेजेंट होगा वेन्स में, करेक्टरिस्टिक है। स्मूथ मसल्स मोर, बहुत ज्यादा पाए जाएंगे स्मूथ मसल्स आर्टरी में, ठीक है। लुमेन नारो एंड वाल्व एब्सेंट होते हैं। और कैपिलरी ये सिंगल सेल्ड होती है ये, ठीक है, सिंगल सेल्ड होती है, सिंगल लेयर की बनी होगी। ओके, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है। ओके, ये क्या है, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है, कौन, कैपिलरी। ओके नेक्स्ट, दिस इज रेगुलेशन ऑफ हार्ट को रेगुलेट कैसे करते हैं, दिस इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक रेगुलेशन होता है। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और थायराइड हार्मोन या एड्रेनलिन, ड्यूरिंग एक्सरसाइज के समय एड्रेनलिन क्या करता है, एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और क्या हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। तो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। सिंपैथेटिक एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। बट पैरासिम्पैथेटिक एसिटिलकोलिन वेगस नर्व के थ्रू निकालता है, ये वेगस नर्व के थ्रू निकालेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, ब्रेडिकार्डिया करवाएगा, ये टैकीकार्डिया करवाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट, डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम।
व्हाट हाई, फर्स्ट हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। नॉर्मल बीपी 120 से 80 120/80 mmHg ये नॉर्मल बीपी होती है। और हाई ब्लड प्रेशर 1 ग्रेटर देन 140/90 mmHg को हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। मतलब 140 या 140 से ज्यादा को हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। ये हाई ब्लड प्रेशर क्या होगा, हार्ट डिजीज हो सकती हैं, इफेक्ट वाइटल ऑर्गन इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेन, किडनी, आई को इफेक्ट कर देगा। आई इफेक्ट करेगा तो रेटिनल टीयर हो जाएगी और सडन लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। किडनी में किडनी डैमेज है, किडनी फेलियर हो सकती है। ब्रेन में ब्रेन की नसें हाई ब्लड प्रेशर से दिमाग की नसें फट जाएंगी, जिसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर अटैक बोला जाता है, और लकवा मार जाता है। ये गाँव में अक्सर देखने को मिलता है। ओके क्लियर। या कभी कभी डेथ भी हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर, दिमाग की नसें फटने से। नेक्स्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है कि नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पूछता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू है। ओके कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, फैट, ये 3 चीजें हैं मोस्टली, और इसमें मोटा फैट भी है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस इससे क्या होगा कि ये जाकर के प्लेग बनाएगा, थक्का टाइप बनाएगा, और जाकर के ल्यूमेन को नारो कर देगा, हार्ट वेसल्स की ल्यूमेन को नारो कर देगा, तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। और फाइनली थक्का बढ़ते बढ़ते क्या होगा, दिन ब्रेस्ट हो जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाता है। ओके अब नेक्स्ट आता क्या, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। याद रखना आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरी ये मेनली लार्ज आर्टरी में होता है। ये हार्डनिंग एंड इलास्टिसिटी या ब्लड वेसल लॉस हो जाती है। तो हार्डनिंग हो जाएगी ब्लड वेसल्स या इलास्टिसिटी ब्लड वेसल की लॉस हो जाती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम, मेनली कैल्शियम का डिपोजिशन होगा कि इसमें ट्यूनिका मीडिया या स्मूथ मसल लेयर में डिपोजिट हो जाएगी। इन ओल्ड एज, मेनली ओल्ड एज की वजह से होता है। ओल्ड एज में कैल्शियम का डिपोजिशन होगा ट्यूनिका मीडिया में और हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाती है। इसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। ओके नेक्स्ट, दिस इज नेक्स्ट एंजाइना। एंजाइना मीन्स एक्यूट चेस्ट पेन होगा बिकॉज नो इनफ ऑक्सीजन रीच टू द हार्ट मसल। हार्ट मसल को जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हार्ट मसल चिल्लाना शुरू कर देता है, तो क्या होता है, पेन होना शुरू हो जाएगा। मोर कॉमन इन मिडिल एज, जब ज्यादा आदमी एक्टिव होगा, एल्डरली जब ज्यादा आदमी एक्टिव होगा बट ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हार्ट पेन में शुरू हो जाएगा। ऑल कंडीशन दैट इफेक्ट, वो सारी कंडीशन जो ब्लड सप्लाई हार्ट मसल को इफेक्ट करती हैं, एंजाइना पेक्टोरिस काज करती हैं। ओके क्लियर। नेक्स्ट हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल कर गया, हार्ट फेल मतलब कोई चीज सही से काम ना करना को फेल बोलते हैं। जैसे इंजन फेल हो गया तो इंजन सही से काम नहीं कर रहा है, इसी तरह हार्ट फेल हो गया तो हार्ट सही से काम नहीं करेगा तो हार्ट फेल्योर बोलते हैं। तो हार्ट सही से काम करने मतलब क्या, जितना बॉडी को ब्लड चाहिए उतना बॉडी पंप नहीं कर रहा है। 5 लीटर पर मिनट ब्लड हमको चाहिए बट हार्ट कितना पंप कर रहा है, 2 लीटर 2.5 लीटर पंप कर रहा है, ज्यादा पंप नहीं कर रहा है, तो हार्ट फेल होना शुरू हो चुका है। ओके तो हार्ट नॉट पंप ब्लड इफेक्टिवली दैट रिक्वायर्ड बॉडी, बॉडी को जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड नहीं दे रहा है तो हार्ट फेल माना जाता है। मेन सिम्टम क्या होता है, कंजेशन ऑफ लंग। कंजेशन ऑफ लंग का मतलब क्या कि मेनली अगर लेफ्ट हार्ट फेल मतलब क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाएगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप एओर्टा में नहीं करेगी, बट ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग से आ रहा है, तो ये बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगा, लंग पर प्रेशर लगाएगा, इधर से बैक फ्लो हो जाएगा। और राइट वेंट्रिकल काम कर, राइट वेंट्रिकल क्या करेगी, उधर से ब्लड प्रेशर लगा रही है, तो फाइनली क्या होगा कि लंग पर दोनों तरफ से प्रेशर पड़ता है, तो लंग पर प्रेशर की वजह से क्या होगा कि वहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, वहां पर क्या ये फ्लूइड इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। इसी को कंजेशन ऑफ लंग बोलते हैं। ओके तो कंजेशन ऑफ लंग मेन सिम्टम होता है इसका हार्ट फेल्योर का। हार्ट फेल्योर एंड कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट स्टॉप बीटिंग। जैसे किसी को आपने अरेस्ट कर दिया, पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है तो इसका मतलब क्या, वो सारे काम बंद हो जाते हैं, उसके सारे काम करना बंद कर देता है, इसको अरेस्ट बोलते हैं। अगर हार्ट को अरेस्ट करेंगे तो हार्ट स्टॉप बीट। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि हार्ट स्टॉप बीटिंग। आप याद रखोगे हार्ट अपना काम करना बंद कर देगा तो अरेस्ट हो गया।
क्लियर? आहिस्ते ऐसे याद कर सकते हो। हार्ट अटैक, किसी को अटैक किया आपने, क्या होगा, आपने बंदूक लेकर या तलवार लेकर किसी को अटैक कर दिया, क्या होगा, अटैक करने पर वो क्या हो जाएगा, सडनली डेथ हो जाती है उसके, सडनली मर जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी, इसको बोलते हैं अटैक करना। ओके, तो हार्ट अटैक मतलब हार्ट पर अटैक कर दिया गया, हार्ट पर अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाएगी। क्यों डैमेज होगी, ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, जब नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट मसल्स क्या हो जाएंगी, डेथ होनी शुरू हो जाएंगी, इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, फैट लिपिड ये बढ़ जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे तो डिपॉजिट कहाँ होंगे, वाला ब्लड वेसल पर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। जब ब्लड वेसल के वाल पर डिपॉजिट हो जाएंगे तो इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल फैट लिपिड डिपॉजिट होगा किस पर, ब्लड वेसल्स के वाल पर, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलेंगे। ठीक है, जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी तो स्टेनोसिस इन द ब्लड वेसल्स, कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगी, वहां पर बहुत डायमीटर बहुत कम हो जाएगा, तो रिड्यूस ब्लड सप्लाई हार्ट मसल को बहुत कम मिलनी शुरू हो जाएगी। इसको एंजाइना पेक्टोरियस शुरुआत में बोलते हैं। जब और ज्यादा हो जाए तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। पी वेव क्या था, एट्रियल डिप्रेशन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। देखते हैं, डिपोलेशन ऑफ वेंट्रिकल, नो, डिपोलेशन ऑफ वेंट्रिकल, कोरोनरी सीमा, डिपोलेशन ऑफ एट्रिया, यस, पी वेव फॉर डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ओके, की वायरस कॉम्प्लेक्स किसके लिए था, ये वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन के, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता था, तो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल रटना नहीं है हमको। टी वेव किसके लिए था, वेंट्रिकल के लिए था। ठीक है, वेंट्रिकल का क्या, रिलैक्स करवाता था, रिपोलराइजेशन ऑफ ventricle था, तो दिस इज repolarization of ventricle, then reduced size in the T wave। अब नेक्स्ट क्या है कि वेंट्रिकल का साइज रिड्यूस हुआ, रिडक्शन इन साइज ऑफ टी वेव्स। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन इन दी साइज ऑफ टी वेव, रिडक्शन क्या करेगा, अब इसको हम लोगों ने तीन निकाल लिए, अब दो ऑप्शन में से निकालने हैं। कोरोनरी इस्कीमिया आपको नहीं पता, बट रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्या टी वेव एट्रिया से रिलेशन है क्या, नो रिलेशन, सो दिस इज नॉट आंसर, हो ही नहीं सकता, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा इसका। ओके, तो कोरोनरी इस्कीमिया फॉर रिडक्शन इन टी वेव यहाँ से हो जाएगा। और आप लोगों को टी वेव के बारे में पता है, टी वेव कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो टिक करने जाओगे, एट्रियम नहीं प्रोड्यूस होता है इसलिए ये नहीं हो सकता। क्लियर, तो जो बचा कोरोनरी इस्कीमिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, what would be the heart rate of person if the cardiac output is 5 liter, cardiac output कितना है ये, 5000 ml। ठीक है, वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml, तो ब्लड वॉल्यूम इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 100 ml एंड इंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है 50 ml। तुम लोग कहते हैं क्या, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम पर, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम होता क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स होती है डायस्टोल में तो लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आ करके फिलअप होता है ये। ठीक है, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये डायस्टोल में आएगा तो ये पूरा फिलअप होता है ये। ठीक है, तो जब इतना ब्लड, इसमें जितना डायस्टोल में ब्लड फिलअप हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसको इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम 100 ml दिया है, बट जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड को ये क्या करता है, आउट कर देता है। तो एक कंट्रैक्ट होता है तो ये जितना वेंट्रिकल आउट करता है उसको क्या बोलते हैं, इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। कितना दिया है, 50 ml, 50 ml बाहर किया, 100 ml अंदर आया, तो कितना बचा, ये 50 ml बच जाएगा। ओके, तो क्लियर, तो क्या है हमारा, ये कार्डियक आउटपुट 5000 ml, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है 100 ml, इन सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml दिया है। ओके, क्लियर, कह रहा है कि हार्ट रेट क्या हो जाएगा, तो ये कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, मींस स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू इन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस
इन सिस्टोलिक वॉल्यूम, तो इन स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 हो जाएगी स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट हमको निकालना है, कार्डियक आउटपुट कितना है, ये 5000 है, हार्ट रेट हमको निकालना है इनटू क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है 50 ml आया 50, तो 50 से 50 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हार्ट रेट इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीखने वाला क्वेश्चन है, कहाँ से आ रहा है, तो हार्ट रेट क्या आ जाएगा, पूछ रहा है हार्ट रेट क्या होगा इसका, ये हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट हो जाएगी। ओके, मैच दी item given in column first with those in column second, select the correct option given below. Okay, दिस इज ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाएगा, बिटवीन, हमने क्या डिस्कस किया था, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में ट्राइकस्पिड वाल्व है। बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता था, बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता था लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। सेमी लूनर वाल्व कहाँ पाया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में। ओके, तो ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में सेमी लूनर वाल्व पाया जाता था। ओके, तो बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल दिस इज ट्राइकस्पिड वाल्व हो जाएगा। ओके, सेमी लूनर वाल्व कहाँ पाया जाता है, जब पल्मोनरी आर्टरी किससे निकलती थी, राइट वेंट्रिकल से निकलती है, तो वहां पर पाया जाता है ये सेमी लूनर वाल्व। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, match the column given, column first, those column second, select the correct option given below. फाइब्रिनोजन ये क्या था, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता था। ग्लोबुलिन ये क्या था, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता था। एल्बुमिन ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता था। ओके, adult human RBC are enucleated. Okay, which of the following statement is most appropriate explanation for this feature? enucleate होती है, क्यों होती है, they do not need to be reproduced, no ऐसा नहीं है, they are somatic cells, इसलिए भी नहीं है कि enucleate होती है, they do not metabolic, no, all their internal space available for oxygen transport, इसलिए enucleate होते हैं कि अपने सारे स्पेसेस को ट्रांसपोर्ट करती है, किसके लिए, ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करती है। तो हम लोग बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थ्योरी प्लस क्वेश्चन की वजह से काफी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड, क्वेश्चन 6 टू ऑनवर्ड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन पार्ट 2। ओके, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए प्लीज, ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पार्ट 2।